Hello everyone, in this video we will learn about pandemic influenza A H1N1 जिसका दूसरा नाम स्वाइन फ्लू भी है। ये पेंडेमिक था जो वो 2009 में देखने को मिला था। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि सीजनल इन्फ्लुएंजा जो है हमारा ये पेंडेमिक में जो इन्फ्लुएंजा था उन दोनों में क्या डिफरेंस है, वो दोनों अलग किस तरह से पड़ते हैं। तो मेन टू की एस्पेक्ट्स है जिसमें ये पेंडेमिक वाला इन्फ्लुएंजा एंड ये सीज़न वाला इन्फ्लुएंजा दोनों अलग है। तो सबसे पहला है नो प्री एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी, मतलब कि क्या कि मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन जो है हमारी उसके पास लिटल थोड़ी सी या तो थोड़ी सी इम्यूनिटी थी इसके अगेंस्ट में, या तो इम्यूनिटी ही नहीं थी किसी लोगों में इस वायरस के अगेंस्ट में। हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारे जो लोग हैं उनमें इस वायरस के अगेंस्ट में या तो थोड़ी सी इम्यूनिटी थी या तो इम्यूनिटी थी ही नहीं इस वायरस के अगेंस्ट में। ठीक है, इसलिए उस टाइम सबसे बहुत लोग अफेक्ट हुए। फिर सेकंड क्या है कि कैन इनफेक्ट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये जो पेंडेमिक वाला इन्फ्लुएंजा था H1N1 वाला, वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को मेनली अफेक्ट करता था। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करते रैपिडली प्रोग्रेसिव न्यूमोनिया करवाता था। इसमें जो न्यूमोनिया था वो रैपिडली प्रोग्रेसिव था एंड ये किन लोगों को, किस एज ग्रुप को टारगेट करता था, तो कि चिल्ड्रन एंड यंग टू मिडल एज एडल्ट। ठीक है, किन को ये टारगेट करता था, तो कि चिल्ड्रन एंड यंग टू मिडल एज एडल्ट्स। ठीक है, ये दो पॉइंट हमने क्या देखे स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन में कि सीजनल इन्फ्लुएंजा एंड ये पेंडेमिक वाला इन्फ्लुएंजा दोनों अलग किस तरह से पड़ते हैं। अब हमें ये देखना है कि ये जो इन्फ्लुएंजा था उसको WHO ने पेंडेमिक कब डिक्लेयर किया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस इन्फ्लुएंजा को पेंडेमिक कब डिक्लेयर किया था। पेंडेमिक डिक्लेयर करने के लिए कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए ना। वो गाइडलाइन अगर वो कंडीशन अगर डिसीज़ फॉलो कर रहा है तो ही उसे पेंडेमिक उस डिसीज़ को पेंडेमिक डिक्लेयर करते हैं ना, ऐसे ही तो नहीं कर देते। तो 11 जून 2009 को WHO ने इसको पेंडेमिक डिक्लेयर किया था। फिर क्या है कि अब इस जो ये H1N1 है इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, तो इंक्यूबेशन पीरियड अप्रोक्सीमेटली 1 to 4 डेज़ है। कितना है? 1 to 4 डेज़ इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, 1 to 4 डेज़। बट अप्रोक्सीमेटली ये 1 to 4 डेज़ है, बट रेंज इसकी अगर हमें बतानी हो तो अप टू 7 डेज़। ठीक है, हो गया इसका इंक्यूबेशन पीरियड। अब हमें देखनी है केस डेफिनेशंस। तो सबसे पहले है सस्पेक्टेड केस। किस पेशेंट को हम बोलेंगे कि ये सस्पेक्टेड केस है, तो सस्पेक्टेड केस ऑफ इन्फ्लुएंजा ए यानी कि जो H1N1 है हमारा, उसको अगर हमें सस्पेक्टेड केस बोलना हो तो क्या क्या कंडीशंस है उसमें, तो कि जो पेशेंट है जो आया है हमारे पास उसको एक्यूट फेब्राइल रेस्पिरेटरी इलनेस होनी चाहिए। फीवर उसका जो है वो मोर देन 38 अंश होना चाहिए। उसका जो फीवर है वो मोर देन और इक्वल टू 38 होना चाहिए। अगर उसको मोर देन और 38 फीवर है तो फिर ये जो फीवर है उसका ऑनसेट विद इन 7 डेज ऑफ क्लोज कॉन्टेक्ट विद अ पर्सन हु इज़ कन्फर्म्ड केस ऑफ इन्फ्लुएंजा ए। मतलब क्या कि ये एक पेशेंट है जिसको कंफर्म केस है, 100% कंफर्म है कि इसको इन्फ्लुएंजा ए का डिसीज़ है। कोई ये दूसरा इंसान है वो इसके कांटेक्ट में आया, ये वाला जो इंसान है ये ए है एंड ये बी है। ए वाले को तो 100% हमें पता है कि इन्फ्लुएंजा ए डिसीज़ है ही। ये बी वाला जो है हमारे पास जो आया है इंसान, ये बी वाला जो पर्सन है वो इसके कांटेक्ट में आया था, उसके 7 डे के अंदर उसको ये रेस्पिरेटरी इलनेस देखने को मिल रही है। उसका जो फीवर है वो मोर देन 38 है। तो फिर दूसरा क्या है कि अभी ये तो पता चल गया कि ये बी वाला, अब ये सी वाला एक इंसान है, ये पर्सन सी। इसमें क्या है कि ये जो है ना इंसान वो
विदिन 7 डे ट्रैवल करके आया है जिस इलाके में कंफर्म केस थे। ये एक इलाका था जहाँ पे बहुत से कंफर्म केस थे इन्फ्लुएंज़ा के। ये भाई साहब यहाँ से ट्रैवल करके आए हो, उसके 7 डे के अंदर अंदर उसको रेस्पिरेटरी इलनेस मोर देन 38 फीवर अगर देखने को मिल रहा है तो हम इसको सस्पेक्टेड केस बोलेंगे, इसको भी हम सस्पेक्टेड केस बोलेंगे। फिर तीसरा क्या है कि ये एक एरिया है, इस एरिया में मोर देन 1 बहुत सारे कन्फर्म्ड केस है इन्फ्लुएंज़ा के। इस एरिया में अगर किसी को मोर देन 38 फीवर देखने को मिल रहा है, रेस्पिरेटरी इलनेस देखने को मिल रही है, तो हम बोलेंगे कि ये भी सस्पेक्टेड केस है। तो सस्पेक्टेड केस की डेफिनेशन में हमने मेनली 3 पॉइंट्स बताए आपको। सबसे पहला कि ये वाला इंसान है जिसको 100% श्योर है कि इन्फ्लुएंज़ा है। कंफर्म केस जो है इन्फ्लुएंज़ा का, उसके कांटेक्ट में आया हो पर्सन, ये बी पर्सन था, वो इसके कांटेक्ट में आया था और उसको विदिन 7 डे में 38 से ज़्यादा फीवर देखने को मिले, रेस्पिरेटरी इलनेस देखने को मिले। तो सेकेंड हमने बताया था कि जिस इलाके में कंफर्म्ड केस थे इन्फ्लुएंज़ा के, उस एरिया से ट्रैवल करके आया हो वो पर्सन एंड उसको 7 डे के अंदर अंदर देखने को मिले ये सब फीवर एंड ऑल, तो फीवर रेस्पिरेटरी इलनेस। तो फिर तीसरा हमने बताया कि कोई एरिया है जहाँ पे कंफर्म्ड केस है इन्फ्लुएंज़ा के, उस एरिया में अगर कोई इंसान रह रहा है जो नॉर्मल था पहले एंड उसको अगर ये फीवर एंड 38 से ज़्यादा फीवर एंड रेस्पिरेटरी इलनेस हो, ये कंडीशन हो, 3 मेन पॉइंट बताए हमने आपको, ये अगर हो तो उससे हम क्या बोलेंगे, सस्पेक्टेड केस। अब हमें ये देखना है कि हम प्रोबेबल केस किसको बोलेंगे। तो प्रोबेबल केस बोलने के लिए क्या है कि ये एक इंसान है, अगर किसी पर्सन को एक्यूट फेब्राइल रेस्पिरेटरी इलनेस है कि ये जो इंसान है वो इन्फ्लुएंज़ा ए के लिए पॉजिटिव था, पॉजिटिव फॉर इन्फ्लुएंज़ा ए के लिए पॉजिटिव था, इसको रेस्पिरेटरी इलनेस, फेब्राइल रेस्पिरेटरी इलनेस है एंड ये इन्फ्लुएंज़ा ए के लिए पॉजिटिव है, बट इसके जो सब टाइप है ना H1 एंड H3, पेंडेमिक में जो इन्फ्लुएंज़ा था वो कौन सा था, H1N1 था, बट ये जो पेशेंट है ना वो इन्फ्लुएंज़ा ए का केस है वो कंफर्म है, बट उसमें सब टाइप H1 है या H3 है वो अभी हमें पता नहीं है, वो RT-PCR से कंफर्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबल केस बोलेंगे। फिर प्रोबेबल केस बोलेंगे किसका, ये पेंडेमिक इन्फ्लुएंज़ा है उसका। प्रोबेबल केस के लिए ये एक बात देख ली हमने। फिर सेकंड क्या है कि रैपिड टेस्ट जो है, और रैपिड टेस्ट और IFA मतलब कि इन्फ्लुएंज़ा इम्यूनोफ्लोरोसेंट ऐसे जो है, इस दोनों में अगर वो इन्फ्लुएंज़ा ए के लिए पॉजिटिव आया है, ठीक है, एंड ये जो सस्पेक्टेड केस वाले जो क्राइटेरिया थे उसको भी वो भी उसमें देखने को मिल रहा है, तो उसे बोलेंगे हम प्रोबेबल केस। ठीक है, क्या कि ये इंसान जो है वो रैपिड टेस्ट में अगर पॉजिटिव हो, IFA में अगर पॉजिटिव हो इन्फ्लुएंज़ा ए के लिए, एंड सस्पेक्टेड केस के जो क्राइटेरिया 3 बताए थे उसको भी अगर फुलफिल कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे प्रोबेबल केस। फिर थर्ड क्या है कि अगर कोई पर्सन था उसकी डेथ हो गई है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस से उस पर्सन की डेथ हो गई और उसी एरिया में डेथ हुई जहाँ पे बहुत से कंफर्म केस थे इन्फ्लुएंज़ा ए H1N1 के, एंड हमें अगर उसका रीज़न पता नहीं तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रोबेबली वो इस H1N1 की वजह से ही उसकी डेथ हुई होगी। ठीक है, तो ये थे प्रोबेबल केस, हम किसको बोलेंगे, उसकी 3 कंडीशंस। अभी हमें देखना है कि हम कंफर्म्ड केस किसको बोलेंगे। तो पर्सन जिसको एक्यूट फेब्राइल रेस्पिरेटरी इलनेस है एंड उसका लेब डायग्नोसिस में कंफर्म हुआ है कि वो उसको H1N1 है ही, एंड ये लेब डायग्नोसिस के लिए कौन कौन सी टेस्ट कंफर्म की हुई है WHO ने कौन कौन सी टेस्ट लैब में हम कर सकते हैं, इसके लिए वो अप्रूव की हुई है, उसके नाम 3 है वो हमें देखने हैं। तो अगर
वो पेशेंट जो है उसका RT-PCR, रियल टाइम PCR, अगर RT-PCR में कंफर्म आया है कि वो पॉजिटिव है H1N1 के लिए तो कंफर्म केस ही है कि हाँ उसको है ही ये जो इन्फ्लुएंजा ए है वो। फिर सेकेंड है वायरल कल्चर। वायरल कल्चर अगर उसका पॉजिटिव आ रहा है तो कंफर्म केस है कि हाँ भाई वो इन्फ्लुएंजा ए का ही केस है। फिर थर्ड है कि 4-fold राइज इन इन्फ्लुएंजा ए वायरस स्पेसिफिक न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज। क्या कि 4-fold राइज इन इन्फ्लुएंजा ए वायरस स्पेसिफिक न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज, वायरस स्पेसिफिक न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़। ठीक है, अगर वायरस स्पेसिफिक न्यूट्रलाइजिंग जो एंटीबॉडी है वो 4 टाइम तक बढ़ गई है तो हम बोल सकते हैं कि ये कंफर्म केस ही है। ठीक है, क्या क्या कि कंफर्म केस होने के लिए लैब में RT-PCR पॉजिटिव आना चाहिए। अगर RT-PCR पॉजिटिव है तो कंफर्म केस है। वायरल कल्चर अगर पॉजिटिव है तो कंफर्म केस है। 4 टाइम तक राइज हुई है अगर वायरस स्पेसिफिक न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ तो कंफर्म है कि ये H1N1 का ही केस है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा कि सबसे पहले जो सीजनल इन्फ्लुएंजा एंड ये पेंडेमिक वाला इन्फ्लुएंजा दोनों अलग किस तरह से है। फिर WHO ने इसको पेंडेमिक कब डिक्लेयर किया था, इंक्यूबेशन पीरियड क्या था एंड केस डेफिनेशंस क्या थी, सस्पेक्टेड केस किसको बोलेंगे, प्रोबेबल केस किसको बोलेंगे एंड कंफर्म केस किसको बोलेंगे। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना रखते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लिनिकल फीचर्स, इन्फेक्शन कंट्रोल, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टा में पूछ सकते हैं या मेल में पूछ सकते हैं। थैंक यू।